Hello everyone, so today we are going to start with our next class, that is social structure of Bronze Age. So the time frame of the Bronze Age was from roughly 3300 to 1200 BCE, and it saw the emergence of complex societies which was characterized by advances in metalworking, trade and social organization, and this era marked a significant transformation from a relatively simple structures of earlier Neolithic societies to the more stratified and organized system. So as we know कि जो Neolithic period था उसमें भी societies exist करती थी, but now जो societies थी वो well organized थी and more stratified थी as compared to Neolithic period. Also social structure of Bronze Age societies varied widely, but common elements can be identified through a comparative examination of several notable civilizations. So जो ब्रॉन्ज एज पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा वेरी करता था प्लेस टू प्लेस, बट देयर वर ऑल्सो द कॉमनैलिटीज़ बिटवीन द सिविलाइजेशंस. सो हम उनकी कंपैरेटिव स्टडी करके हम इसका पता लगा सकते हैं दैट क्या क्या कॉमनैलिटीज़ थी, क्या क्या डिफरेंस था जो कि प्लेस टू प्लेस वेरी करता था. ओके, सो द कंपैरेटिव एनालिसिस वी आर गोइंग टू बिगिन विद Mesopotamia civilization. The reconstruction shall depend mainly on the Mesopotamian evidence. क्योंकि thousands of written tablets मिले हैं हमें 3 मिलेनियम BC के, जो कि हमें बहुत ही डिटेल्ड वे में सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रॉन्ज एज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. कंसर्निंग मेसोपोटामिया, जब हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं 1972 में एक रशियन क्यूनिफॉर्म स्कॉलर थे डायकनॉफ, वो इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं कि 3000 BC के बाद देयर वर 2 सेक्टर्स, लाइक फर्स्ट वाज कम्युनल एंड प्राइवेट सेक्टर एंड द सेकंड वाज सेक्टर विच वाज मैनेज्ड बाय द स्टेट. सो इसको एलेबोरेट वे में समझने के लिए वी कैन से दैट देयर वाज अ कम्युनल एंड प्राइवेट सेक्टर जो कि लोगों के अंडर में हम मान सकते हैं, एंड एक था दूसरा सेक्टर जो कि स्टेट मैनेज करता था, लाइक द किंग, लाइक द रूलर, ही यूज्ड टू मैनेज इट. सो the first, that is communal and private, was peopled by rural communities, still structures on descent and tribal in the sense that private property in agriculture land had not come into existence. So ये क्या होता था, ये एक कम्युनिटी बेस्ड और या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक ट्राइबल, जो हम ट्राइबल सेंस में एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कम्युनिटी देखा करते थे न्योलिथिक पीरियड में, ये उसी तरीके का वर्क करता था. क्योंकि यहाँ पर अभी तक भी एग्रीकल्चरल लैंड जैसा कोई वर्ड नहीं देखा जा सकता था. एज फार एज द रिटन एविडेंस गोज, ओनली अ फ्यू मेंबर्स ऑफ द एलीट एक्चुअली परचेज्ड लैंड एंड बिकेम प्राइवेट ओनर्स. एंड ऑल्सो अगर हम प्राइवेट ओनरशिप की बात करें तो बहुत ही फ्यू एलीट क्लास था जिनके पास अपना खुद का प्राइवेट प्रॉपर्टी था. अदरवाइज ये कम्युनिटी बेस्ड लैंड्स होते थे, जिसमें एक तरीके से जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ में क्या होता था कि एक पूरी ट्राइबल कम्युनिटी का एक स्पेसिफिक लैंड पास्चर होता था, वहाँ पे दे यूज टू वर्क टुगेदर, दे यूज टू ईल्ड द field, the crop from that field, and they used to use it. So here also ये भी एक तरीके का अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड था, जिसमें बहुत ही कम लोग थे जो एक प्राइवेट ओन्ड ओनर्स थे. अदरवाइज इट वॉज बेसिकली अ कम्युनिटी बेस्ड ownership only. Okay, then a few 3rd millennium legal texts attest to the scale of the large tract of the land by multiple sellers, as the names of the sellers, fathers, grandfathers, and other ancestors are often given. We can make out from that they were all related in the male line to the individuals who were either the rulers themselves or high functionaries. Okay, food grains, clothes, fish oil, and occasionally copper were some of the items given in exchange. So there were some स्केल ऑफ लार्ज ट्रैक्ट जो कि मैनेज करे जाते थे बहुत सारे सेलर्स के द्वारा, ठीक है. एंड उनमें उनके जो फादर्स थे, ग्रैंड फादर्स थे, ठीक है, एंड एंसेस्टर्स थे, उनके भी नाम गिवन है. और इस तरीके से क्योंकि वो मेल जो ओनर्स थे उनके नाम लिखे हुए हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से मेल लाइन को ही इंडिकेट करता था, लाइक दे ऑल वर रिलेटेड फ्रॉम देयर फादर्स साइड ओनली. ओके, एंड जितने भी रूलर्स थे या फिर हाई फंक्शनरीज थे वही इन चीज़ों को
मैनेज क्या करते थे और वो कैसे मैनेज करते थे? सो शायद वो ओकेजनली कॉपर का या फिर क्लोथ्स का या फिर फूड ग्रेन्स का एक दूसरे से एक्सचेंज किया करते थे. सो these were the only contracts that were inscribed on the stone, not on the ordinary clay tablets. So ये सारी चीज़ें clay tablets पे नहीं लिखी हुई हैं, ये एक तरीके से stone पे inscribed की गई हैं. शायद इसी वजह से ये survive भी कर पाई हैं. And they make references to certain rituals being performed after the transfer. और एक ritual को भी indicate करता है whereby जब भी piece of land को transfer किया जाता था, like father to son to grandson, है ना, अगर इसको ट्रांसफ़र किया जाता था तो कुछ वो रिचुअल्स को फॉलो करते थे, लाइक पोरिंग ऑफ द ऑयल एंड द ड्राइविंग ऑफ द नेल्स इनटू वॉल्स एंड फीस्टिंग द एंटायर ग्रुप ऑफ सेलर्स. लाइक इन सब चीज़ों को फॉलो क्या करते थे. All this indicates that the transfer of communally owned land into private hands were highly unusual deed. और ये सारी चीज़ें इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि कभी भी कम्युनिटी बेस्ड जो लैंड थे उनको अगर किसी कुछ मेंबर्स के हाथ में अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो बहुत ही रेयरली था, ये यूजुअली नहीं देखा जा सकता था. And also during Bronze Age there was no reference of land registration or to the state keeping record of the land holdings. Means उस टाइम पे किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे लैंड रजिस्ट्रेशन नहीं था और ना ही उस टाइम जो स्टेट थी वो लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया करती थी. देन सेकेंड, द स्टेट सेक्टर which is comprised the economics of the temple and palace, the property of the gods, kings and the sacred rulers. The Mesopotamian temple owned large tract of lands, okay, and which was originally the land of the tribal community and herds of the livestock. The palace of the king was owned by owned land. Occasionally they bought from rural communities. Agriculture on such land was performed by the populace under one or other form of allocation for a few months in a year, or in case the prisoners of the war and the clients and the warriors of the king throughout the year. So जो ये स्टेट सेक्टर था मेनली इसमें क्या है कॉम्प्राइज करता था. सो द टेम्पल्स एंड द पैलेस. और इसको कौन मेंटेन करता था? सो द रूलर्स, द एलिट क्लास, ओके. एंड जो भी ये लैंड ओन करते थे मेसोपोटामियन जो टेम्पल्स थे, जो कि जिसको बहुत ज़्यादा ही लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड था जिसके पास, है ना, एक तरीके से पहले वो ट्राइबल कम्युनिटी का लैंड होगा, मे बी उन्होंने उसको अक्वायर किया होगा और या फिर उन्होंने उसको डोनेट किया होगा, ओके. या फिर ये भी हो सकता है कि जो किंग था उसने जब पैलेस को बनाया होगा तो उसने ख़रीदा हो रूरल कम्युनिटी से, ओके. एंड जो एग्रीकल्चर, कुछ लैंड ऐसे भी होगा जो किंग के पास या फिर टेम्पल के पास होगा जिसमें वो एग्रीकल्चर के करवाते होंगे. तो ऐसे लैंड्स पे क्या होता था कि जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, उनको एक तरीके से या तो अलॉट किया जाता था कि आप यहाँ पे काम करेंगे कुछ महीनों के लिए, साल के लिए, ठीक है. या फिर जो उनके पास कोई प्रिजनर होता होगा या फिर क्लाइंट्स होते होंगे या फिर जैसे उनके पास सैनिक होते होंगे, लाइक दे यूज टू वर्क ऑन दैट थ्रू आउट द ईयर. द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड एंड द एनिमल हर्डिंग वॉज ऑल्सो प्रोसेस्ड. एंड उस खेत से जो भी प्रोड्यूस वो उनको मिलता था क्रॉप्स का, और या फिर एनिमल हर्डिंग के थ्रू जो भी उन्हें चीज़ें उनसे मिलती थी लाइक वुल और मिल्क, है ना, उनको वो प्रोसेस क्या करते थे. प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, लाइक अदर फॉर्म ऑफ द, लाइक अगर हमने कॉटन ग्रो किया है ना तो उससे क्लोथ बनाना, ठीक है. एनिमल हर्डिंग से अगर मान लो दूध मिला, ठीक है, या फिर उनके वुल को हमने निकाला तो उससे हम स्वेटर्स बनाएंगे, राइट. So they used to process it. The temples and the palaces organized the grinding of the flour, the baking of the bread and the production of the woolen cloth from the sheep's wool, together with a number of crafts utilizing metal, stone and shell. And other than मतलब making clothes, है ना, making bread, है ना, इन सब के अलावा they used to also like do the activity of the crafting, like कि वो क्या करते थे, मेटल्स का यूज़ करते थे, स्टोन्स का यूज़ करते थे और शेल्स का यूज़ करते थे. There is absolutely no evidence that rural people had to pay a tax, okay, in grain or on their harvest. लाइक जब भी वो हार्वेस्टिंग करते थे, खेती करते थे, तो उनको पे करना पड़ता हो उस प्रोड्यूस में से, ये इसका मेंशन हम कहीं पे भी नहीं देख सकते, ठीक है. लाइक एब्सोल्युटली नो एविडेंस. इट वाज पीरियोडिक लेबर दैट दे ओन्ड to the king and the gods. Sometimes temple offerings would have been obligatory and the period of very early state formation. So क्योंकि टैक्स मेंशन नहीं था तो मे बी उस टाइम पे कोई जो स्टेट्स थे वो एक तरीके से अर्ली स्टेट से, उनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं थी, लोगों का ज़्यादा सपोर्ट नहीं था. लाइक अभी हमने पढ़ा ना कि पैलेसेस जब वो बनाते थे तो वो उस प्रॉपर्टी को ख़रीदा करते थे. लाइक हो सकता है कि बहुत ही अर्ली फॉर्म ऑफ द स्टेट हो, ओके.
वेयर बाय उनको सिर्फ टेम्पल में मे बी उनको कुछ काम करना उनको बोला जाता हो, या फिर कुछ ऑफरिंग करने के लिए उनके लिए ऑब्लिगेटरी हो। अदर देन दैट शायद वो प्रोड्यूस देने के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं थे। व्हेन देयर वुड हैव नो स्टैंडिंग आर्मीज, young men would have been called for the wars as and when the need arose. सो ऑल्सो क्योंकि उनके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, अरे स्टार्टिंग का जो अर्ली स्टेट फॉर्मेशन था वहाँ पे अगर स्टैंडिंग आर्मीज़ नहीं थी तो ऐसा होता है ना कि अगर कम्युनिटी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं एंड कोई अदर कम्युनिटी या ट्राइबल कम्युनिटी आके अटैक कर देती है तो कौन लड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वहाँ पे जो लोग हैं है ना अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर जो भी उनका एक तरीके से किंग कह लो या फिर जो भी हेड ऑफ द कम्युनिटी होगा, ट्राइबल होगा, वो क्या करेंगे, यंगस्टर्स को कॉल अप करेंगे जब भी उनको नीड होगी कि आप आइए और आप वॉर में पार्टिसिपेट कीजिए। एंड ऑब्वियस ही बात है, हो सकता है कुछ लोग विलिंगनेस अपने आप ही लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। ओके, द स्टेट सेक्टर वॉज ऑफ लार्ज proportions. An entire palace archive available from the excavation in the city state of Mari has been studied. So जो ये स्टेट सेक्टर था ये सबसे बड़ा एक लार्ज प्रोपोर्शन था, वेयर बाय हम एक्सकेवेशन के थ्रू एक एंटायर पैलेस का आर्काइव अवेलेबल है स्टेट ऑफ मारी में जिसको स्टडी किया गया। एंड ये देखा जा सकता है कि जो पैलेस था इटसेल्फ वो 3 हेक्टेयर्स में बना हुआ था, उसमें 260 रूम्स थे एंड मल्टीपल कोर्टयार्ड्स थे। एंड द किंग अलॉटेड पार्सल ऑफ द लैंड्स अराउंड द टाउन और द फर्दर अफील्ड टू हिज मैन। और जो किंग था उसने अपने आसपास के एरियाज़ में लोगों को अलॉट किया था वहाँ पे काम करने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए, है ना। अलॉटमेंट ऑफ 50 to 80 हेक्टेयर्स वर वर्कड बाय 10 to 15 men. People were recruited from the respective localities when labor needs were high. Example, क्योंकि वो खेती करते थे तो ऑब्वियस बात है हार्वेस्ट के टाइम पे लोगों की ज़रूरत होगी, लेबर की ज़रूरत होगी, सो दे यूज टू रिक्रूट दैम। टेक्स्ट indicate that the palace workshops organized the crafting of textile, weaponry, leather, bronze tools, etc. And palace provided the raw materials and the supplied food and the clothes as the rations to as many of 400 individual at one time. So जो पैलेस था वो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज क्या करता था, वेयर बाय दे यूज टू क्राफ्ट टेक्सटाइल, वेपन्स को क्रिएट करते थे, ब्रॉन्ज टूल्स बनाते थे एंड लेदर से बने हुए मटेरियल्स को क्राफ्ट करते थे। ओके, एंड जो पैलेस था वो क्या करता था, दे यूज टू सप्लाई देम रॉ मटेरियल्स ताकि वो उस चीज़ों को बना सके, ऑल्सो उनको फूड प्रोवाइड करते थे एंड क्लोथ्स प्रोवाइड करते थे एज अ राशन। एंड जो इंडिविजुअल अगर हम उस टाइम का एस्टिमेट करें सो अराउंड 400 लोगों को वो एक तरीके से वर्क काम पे रखते थे, है ना, उनको रिक्रूट किया करते थे। मर्चेंट्स वेंट अब्रॉड ऑन बिहाफ ऑफ द किंग एंड हिज पर्सनल सील वॉज ऑफन रोल्ड ऑन पैकेजेस। ऑब्वियसली बात है एक सिटी से अगर कोई मर्चेंट स्पेसिफिकली रूलर्स के टाइम पे अगर कभी भी वो ट्रेड करने जाते थे तो ऑन बिहाफ ऑफ किंग के जाते थे एंड दे यूज टू कैरी हिज सील सो दैट वो अपने एरिया को एक तरीके से सिग्निफाई कर सके। इसी वजह से इंडिया में भी बहुत सारे अलग सिविलाइजेशंस के हमें सील मिलते हैं एंड ऑल्सो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सील्स हैं वो हमें अदर कंट्रीज़ में मिलते हैं। एंड अगर हम पेमेंट मोड ऑफ लेबर की बात करें फॉर द स्टेट सेक्टर विच वॉज मैनेज्ड बाय द रूलर्स और द एलिट क्लास, तो वो राशन के फॉर्म में वेजेस देते थे, ना कि किसी पैसे या फिर मनी के फॉर्म में। ओके, दे टुक द फॉर्म ऑफ फ्लावर, bread, wool, fish, etc. They were paid monthly. Detailed list of payments were drawn up, naming each recipient because they were made to the aged and to infants. And because of the amounts were standardized according to the age and the gender. So, जो adults थे उनको कितना मिलता था? So they used to get 48 liters of the flour and of a month, and the adult woman 24. एंड ये जो पेमेंट्स थे उनको हम क्या कहते हैं, वेजेस नहीं बोल सकते, इट वाज अ राशन ओनली। क्यों? क्योंकि जो वेजेस होता है एक तरीके का फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो मनी होता है वो सबके लिए इक्वल होता है। ऑल्सो ये एक फॉर्म ऑफ मनी के रूप में होता है, ना कि राशन के रूप में। सो इसको स्पेसिफिकली अगर हम करेक्टराइज करें, है ना, तो जो ये पेमेंट की जाती थी इट वाज द राशन ओनली, इट वाज नॉट अ वेज। एंड the king and his extended family and the military officials not only laid claim to the palace lands, they were also de facto owners of the temple estates, herds, fisheries and the workshops. जो किंग्स थे
और जो उनके एक्सटेंडेड फैमिलीज थी, यानी इसमें हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ द रूलिंग कम्युनिटी हम देख सकते हैं कि जो किंग था उससे रिलेटेड जितने भी ब्लड रिलेशन या फिर उनके मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, जो एलिट क्लासेस थे, ठीक है, वो पैलेस जो लैंड्स थे या फिर उसके एक तो उसके भी मालिक थे, एंड क्योंकि वो पैलेस लैंड के मालिक थे सो डिफेक्टो का मतलब होता है कि उसी की वजह से दे वर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ द टेम्पल्स एस्टेट, हर्ड्स एंड द फिशरीज एंड द वर्कशॉप्स. दे आर नॉट मैंशनड एवो एज परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ द लेबर. जो रूलिंग क्लास थी, जो एलीट क्लास थी, वो कभी भी किसी भी तरीके का लेबर नहीं करती थी, बट इंस्टेड उनके पास बहुत सारा वेल्थ था. क्यों? क्योंकि हम उनके बरियल्स में उनके साथ बहुत सारे एक्सकेवेशन के थ्रू बहुत सारे एक्सपेंसिव चीज़ें हमें मिली हैं. सो वी कैन कंक्लूड दैट द क्लास फॉर्मेशन वॉज प्रेजेंट बट inchoate, that means was the earliest form of the class formation, and it was not based on the ownership of the basic resources such as the land. So अभी तक ये जो class formation थी वो ownership of the basic resources such as land पर based on नहीं थी. Next we are moving ahead to the Egypt. So there is evidence that in broad outline society that Bronze Age Egypt was similarly structured. So on the Narmer palette ahead of the Peroha in the red crown of the Lower Egypt walk 4 standard bearers with bird and animal emblems of each probably represented a tribe or clan. So here too, as in Mesopotamia, recruitment of the warfare may have been done by the descent group or clan. So यहाँ पे भी मेसोपोटामिया की तरह क्या होता था, वॉरफेयर के लिए जो रिक्रूटमेंट होती थी वो किसी डिसेंट यानी कि किसी हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के थ्रू या फिर किसी एलिट क्लास के थ्रू या फिर किसी ग्रुप और क्लैन के जो एक तरीके से हेडमैन होता था उसके थ्रू किया जाता था. ठीक है. एक्सपीडिशन कंसिस्टिंग ऑफ ओवर 1,000 मैन वर ऑन ओकेजन इक्विप्ड टू सेटल फॉर सेवरल मंथ इन द ईस्टर्न डेजर्ट टू क्वेरे स्टोन और माइन मेटल्स. मतलब कि बहुत सारे एक्सपीडिशंस भी किए जाते थे जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ मैन को क्या करा जाता था, रिक्रूट किया जाता था और वो ईस्टर्न डेजर्ट में जाते थे सेवरल मंथ्स के लिए. किस लिए? टू क्वेरे स्टोन्स और माइन मेटल्स. सो मेटल्स एंड स्टोन को माइनिंग करने के लिए जाया करते थे. एल्सवेयर द रिमेन्स ऑफ बैरक लाइक हाउसिंग टेस्टिफाई टू एन एक्सपीडिशन फोर्स दैट बिल्ट अ न्यू सिटी. एंड एक हमें एक्सकेवेशन के थ्रू एक रिमेन ऑफ बैरक भी मिला है जो इस चीज़ को टेस्टिफाई करता है. जो वो हाउस है, बैरक हाउस है, इस चीज़ को टेस्टिफाई करता है कि वो जो बैरक है उसमें जो लोग थे उन्होंने मिलके एक न्यू सिटी को कंस्ट्रक्ट किया था. एंड ऑल्सो उन्होंने जो रूलर्स थे उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन किया था वेयर बाय जो भी टूल्स हैंड ओवर किए जाते थे रिपेयर के लिए या फिर राशन पेमेंट की जाती थी लोगों को, उनका वो रिकॉर्ड रखा करते थे. अटैच्ड स्मिथ रिपेयर द टूल्स, स्क्राइब केप्ट द रिकॉर्ड्स. सो जो स्मिथ थे वो क्या करते थे, टूल्स को रिपेयर करते थे, एंड जो स्क्राइब्स थे वो क्या करते थे, वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया करते थे. सो इस तरीके से जब रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ स्टोन और मेटल के जो इक्विपमेंट्स थे, जो टूल्स थे, रेडी हो जाते थे, ठीक है, या फिर सिटी बिल्ट हो जाता था, तो वो जो स्पेसिफिक रीज़न के लिए जो एक्सपीडिशन किया जाता था वो भी उसी के साथ क्लोज हो जाता था. एंड हमें बहुत सारे वुडन स्टैचूज़ मिले हैं हो कैरियर्स के. सो दे वर फाउंड इन द ऑर्डिनरी इजिप्शियन टॉम्स. ठीक है. एंड दे यूज टू डिपिक्ट द उशपति और द आंसरर. कैसे कि दे वुड रिस्पॉन्ड टू एनी कॉल मेड ऑन द डेड पर्सन. लाइक अगर कोई इंसान ज़िंदा है और वो किसी मरे हुए इंसान को आवाज़ लगाता है, लाइक जैसे मान लो अगर हम बोले दैट, अगर हम अपने एंसेस्टर्स को बोले दैट आई वॉन्ट हेल्प फ्रॉम यू, है ना, सो ही विल रिप्लाई. लाइक इसलिए उसको आंसरर कहा जाता था. लाइक व्हेन अ पर्सन डाइड एंड वेंट टू द आफ्टर लाइफ एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू सीज टू जॉइन अप विथ हिज हो फॉर लेबर ऑन द फील्ड्स, लाइक अगर उसको आवाज़ लगाई जाएगी सो ही वुड कम अप एंड ही वुड हेल्प दैम. Egyptian system of creating state, however, has no parallel in Mesopotamia, where the pyramids or the mortuary temples of the Peroha was built. So Peroha कौन होते थे? Like the ancestors, उनके हम pyramids बनाते थे. Was endowed for the future cult of their डेड किंग्स. लाइक जो भी हमें मॉर्चरी टेम्पल्स मिले हैं या पिरामिड्स मिले हैं वो उनके एंसेस्टर्स के होते थे. लाइक जो किंग्स मर जाते थे उनको वो आगे भी
उनकी देखभाल करने के लिए उनको एक जो भी उनका स्टेपल फूड हो या फिर उनकी जो लग्जरीज थी वो उनको कंटिन्यू करते थे, ठीक है। एंड एक हाई प्रीस्ट अपॉइंट किया जाता था जो इन चीज़ों को मेंटेन रखेगा। Thus the elite did live on the income of the endowment, and it appears that the cultivators were not allowed to move away from such state. So इस तरीके से अगर हम कंपेयर करें मेसोपोटामिया से, जहाँ पे वो एक तरीके से टेम्पल को ऑफरिंग तो करते थे बट दे वर नॉट ऑब्लाइज्ड कि वो नहीं मूव कर सकते। बट हेयर यहाँ पे क्या देखा जा सकता था कि जो कल्टिवेटर्स थे यहाँ पे अपोजिट था, वो उस एरिया से क्या कहते हैं मूव आउट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जितने भी एलिट क्लास थी वो इन ऑफरिंग्स से जो इनकम थी उसी पे सर्वाइव कर रहे थे। वेयर द पिरामिड्स ऑफ द ओल्ड किंग वॉज कंसर्न, मैनी स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू वर्क आउट द लेबर फोर्स दैट वॉज एम्प्लॉयड। प्रोबेबली द ग्रेट पिरामिड वॉज बिल्ट ओवर 20 ईयर्स। सो अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ द पिरामिड की बात करें जो ओल्ड किंग्स के बनाए गए थे, ठीक है, तो बहुत सारे स्कॉलर्स थे, उन्होंने वर्क फोर्स कितना लगा होगा, कितने लोगों को एम्प्लॉय किया होगा, उस पर कुछ डिस्कशन किया एंड कुछ कंक्लूजन्स निकाले। सो जो ऐसा माना जाता है कि जो ग्रेट पिरामिड था मे बी उसको बनाने में 20 ईयर्स लगे थे। एंड एक एस्टिमेट माना जाता है दैट अ गैंग ऑफ 8 men वॉज रिक्वायर्ड टू पुट इन प्लेस ईच ऑफ इट्स 2,30,000 ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ स्टोन। सो शायद 2,30,000 ह्यूज ब्लॉक्स को जो स्टोन्स के थे उनको उठाने के लिए शायद 8 लोगों की गैंग बनाई जाती होगी। दे यूज टू वर्क फॉर दैट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द चाइना एंड इंडिया। सो इन चाइना दैट वॉज अ शांग डायनेस्टी एट दैट टाइम। सिमिलरली इट हैज़ बिन calculated that the city wall made up of 100 of layers of the beaten down mud which protected Changzhou in North China took 10,000 men एंड इट टुक 18 years टू बिल्ड। सो जो ये सिटी वॉल थी चाइना में, ठीक है, जिसमें कि 100 of layers ऑफ पिटन डाउन मड का यूज़ किया गया था, उसमें जो कि जो नॉर्दर्न चाइना को प्रोटेक्ट करता था, है ना, उसमें अराउंड 10,000 मैन लेबर फोर्स का यूज़ किया गया था एंड इट टुक 18 years टू बिल्ड। एंड जो ये शैंग ऑरिकल इंस्क्रिप्शंस थे जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, ये इंडिकेट करता था कि 13,000 men could be taken prisoner in one military campaign and 100 of prisoners of war were sometimes sacrificed to royal ancestors. Like can you see कि 13,000 के अराउंड वो prisoners किसी भी कैंपेन में वो प्रिजनर्स को लाते थे एंड समटाइम्स 100 ऑफ प्रिजनर्स को वो अपने एंसेस्टर्स के लिए एक तरीके से एज अ ट्रिब्यूट सेक्रीफाइस कर देते थे। प्रोबेबली इट वाज दीज prisoners who built the city wall and dug the royal tombs at Anyang. So ऐसा एक estimate माना जा सकता है कि जो prisoners थे they used to work for a labor force and इन्होंने ही क्या बनाया था, जो ancestral जो tomb बनाया था एनयांग में, वो शायद इन prisoners ने ही बनाया था। Next moving ahead to India, so it was about the Harappan civilization or Indus Valley civilization. So given such evidence, it is reasonable to ascribe the planned Harappan cities to state initiative, where evidences exist on the origin of the planned settlement of the ancient world. So, अगर हम evidences को देखते हैं, so हम बोल सकते हैं कि जो planned Harappan cities थे, it was probably the state initiative and it was where the evidences exist on the origin of the planned settlement in ancient world. So ancient world में एक तरीके से state initiative के थ्रू ये जो planned हड़प्पन civilization था उसका origin माना जा सकता है। It is known that street plans did not gradually evolve. So ये जो इन्होंने street plans बनाए थे वो gradually evolve नहीं हुआ था but was created at a certain historical juncture. In many cases because a settlement had to be relocated. If this is accepted, you will also find reasonable argument that कि जो हड़प्पन टाउन्स थे जिसमें उनमें जो उन्होंने साइज़ ऑफ ब्रिक्स का यूज़ किया था वो यूनिफॉर्म था। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल था, इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि साइज़ ऑफ द ब्लॉक्स हो वो यूनिफॉर्म हो, बट ऐसा ये इसलिए भी था क्योंकि जो पॉपुलस थे, जो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, उनको ये ऑर्डर किया गया था या फिर उनको ये रिक्रूटमेंट उनकी की गई थी कि वो मास स्केल पे ब्रिक्स का फॉर्मेशन करें, ब्रिक्स को बनाएं। ऑल्सो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो उनके जो टूल्स थे
या फिर जो कि या तो कॉपर के बने थे या ब्रॉन्ज़ के बने थे, है ना, या फिर जो पॉटरी थी वो भी बहुत ही यूनिफॉर्म था। ये जो भी स्ट्रीट प्लान था या ड्रेनेज सिस्टम थी वो स्टेट सेक्टर के ही अंडर आता था। जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में होता था ना कि कुछ पार्ट ऑफ द सिटी था वो स्टेट के कंट्रोल में आता था, स्टेट यूज टू कंट्रोल इट। सो वैसे ही जो ये क्या कहते हैं, जो ये स्ट्रीट प्लानिंग थी या ड्रेनेज सिस्टम था वो स्टेट के अंडर आता था। सो वी कैन कंक्लूड दैट Bronze Age state had emerged from a society in which kinship was the relation of the production. So जो किंग था वो मनी ओरिएंटेड इकोनॉमी डेवलप नहीं कर रखा था उसने, बल्कि उसने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया था वेयर बाय कोडिफिकेशन ऑफ लाइक कुछ रूल्स थे जिसको लोग फॉलो करते थे, ठीक है, वो खुद भी फॉलो करता था। एंड जो रूलर था उसका जो रिलेशनशिप था अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने जो कम्युनिटी या ट्राइबल्स या फिर जो भी वहाँ पे नेटिव्स थे, है ना, उनके साथ वो सेरेमोनियल ट्रैपिंग्स करता था, ना कि कोई टैक्स का बर्डन था, ना ही वो उन पे कुछ ऑब्लिगेटरी कंपल्सन्स लगाता था, बल्कि एक तरीके से गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप था। वेयर बाय जो लोग थे वो रिचुअल्स के थ्रू, ठीक है, या फिर किसी बेनिफिट के थ्रू एक दूसरे से डिपेंडेंट थे। एक अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट का फॉर्मेशन इस तरीके से हो पाया। सो दस इट वॉज अ सब्सटैंशियल इकोनॉमिक प्रिविलेज जिसमें कि लोग एक दूसरे से बंधे हुए थे। सो हियर वी आर कंक्लूडिंग विद दिस टॉपिक एंड आई होप आई कैन मेक मोर वीडियोज़। Actually, I was ill, so I couldn't make the video in last week. So sorry for that. I will continue this series. So thank you so much. Stay tuned.